नेक्स्ट डे विवान, रिचर्ड और ग्रैंडफादर तीनों के तीनों जाते हैं रिचर्ड की मदर के ग्रेवयार्ड पर। वहां पर रिचर्ड के ग्रैंडफादर और रिचर्ड बहुत ही ज्यादा उदास लग रही थी। इसके बरक्स इस वक्त विवान के हाथों में वही बुके था जो कि लास्ट टाइम वो रिचर्ड के साथ मिलकर बना रही थी, और उसे वो फ्लावर रखते हुए ग्रैंडफादर यानी कि ड्यूक देख रहे थे। और देखते देखते उसे ये भी समझ आता है कि ये फ्लावर इजीला को पसंद थे, और ये बात उसने एक ही मर्तबा रिचर्ड के सामने की थी। इसका मतलब ये है कि वो एक छोटी से छोटी बात को अपने जहन में याद करके रखता है कि आखिर इसकी मदर को क्या चीज पसंद है और क्या चीज पसंद नहीं है। इसके अलावा उसके ख्याल से वो इसकी कब्र पे काफी अर्से पहले आना चाहता था, लेकिन उसने ये चीज अब जाके रियलाइज की, और इस जगह पर अपने आप को वो बेइंतहा बेवकूफ इंसान समझ रहा था। अपने आप को इतनी देर तक किसी के घूरे जाने पर रिचर्ड जब ऊपर नजर उठा के देखती है तो वो देखती है कि ड्यूक उसको लगातार देखे जा रहा है, वो भी बहुत ही ज्यादा उदास भरी नजरों के साथ। रिचर्ड फौरन के फौरन अपना मुंह साइड कर लेती है, और उसके जहन में वही सारी बातें याद आने लगती हैं जब रिचर्ड के ग्रैंडफादर यानी कि ड्यूक एजिला से कह रहे थे कि अगर रिचर्ड नहीं होता तो इस वक्त हो सकता है कि तुम जिंदा होते, तुम्हारा ये हाल ना होता। और ये याद कर करके वो बहुत ही ज्यादा उदास और डरे कांपे जा रहा था, और वही हिचकियाँ, वही बातें, वही सारी चीजें उसको याद आने लगती हैं जब उसकी मदर इजीला की डेथ हुई थी और ग्रैंडफादर ने ड्यूक ने उसके सामने की थी। इस वक्त वो ये सोचते हुए कि शायद दोबारा से ग्रैंडफादर यानी कि ड्यूक उसके सामने रोने लगेगी, अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन ड्यूक उसे पुकारते हैं। वो डर जाता है, उसे लगता है कि शायद वो इस वक्त उसे कुछ न कुछ घोषणा चाहते हैं या कुछ न कुछ बुरा भला कहेंगे, लेकिन उसके सोच के बिल्कुल बरक्स ड्यूक उससे कहते हैं, तुम्हारी मदर बहुत ही ज्यादा खुश होगी तुम्हें यहाँ पर देखकर। अगर मुझे मालूम होता तो मैं तुम्हें बहुत पहले ही यहाँ पर ले आता, लेकिन तुमसे ज्यादा मैं डरा हुआ था इस बात से कि मेरी वजह से तुम्हारी मदर की डेथ हुई थी। मैं बहुत ही ज्यादा बड़ा कावर्ड हूँ। हकीकत बात तो ये है कि मैं तुम्हें फेस ही नहीं कर पा रहा था, इसी नजरिए से कि हर बार जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे तुम्हारी मदर की मौत याद आ जाती है कि वो मेरी वजह से हुई है, और ये सोच सोच कर मुझे बहुत ही ज्यादा सफोकेटेड फील होता है। मैं अपनी सारी जिंदगी इस चीज को रिग्रेट करता रहूंगा कि मुझे तुम्हारी मदर को उस जगह पर नहीं भेजना चाहिए था, और इस जगह पर फाइनली मुझे रियलाइज हुआ। और वो अब सामने से रिचर्ड से माफी मांगता है अपने किए हुए हर व्यवहार की वजह से, अपनी हर एक गलती, हर एक बात की वजह से कि जो उसने उससे की है। रिचर्ड ये सुनकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस जगह पर उसे हंसना चाहिए कि रोना चाहिए, गुस्सा होना चाहिए कि खुश होना चाहिए। लेकिन ड्यूक की बातें सुन सुनकर वो बहुत ही ज्यादा घबराया जा रहा था। विवान भी उसे देख रही थी। ड्यूक आगे कहते हैं कि तुम्हारे ग्रैंडफादर बहुत ही बड़े बेवकूफ थे कि उन्हें इतनी बड़ी बात इतनी देर से रियलाइज हुई है। रिचर्ड हालांकि वो ये सारी बातें सुनना चाहता था, और आज वो सुनने को मिल भी रहा था, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था, और इसी के कश्मकश में वो वहां से भाग जाता है। ड्यूक और विवान वहां पर हैरत ज़्यादा खड़े रह जाते हैं जबकि रिचर्ड वहां से भाग जाता है। अब ड्यूक उसको बड़ी ही उदासी भरी नजरों से देखने लगते हैं। ड्यूक को इस तरह देखकर विवान कहती है, आप फिक्र मत करें, वो आपसे नफरत नहीं करती, बस उसे इन सारी चीजों को एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, और मुझे फील होता है कि ये चीजें काफी ज्यादा awkward होंगी। लेकिन ड्यूक कोई बात नहीं करता, वो कुछ नहीं कहता। आगे विवान उन्हें कंफर्ट करते हुए कहती है कि यंग लेडी काफी अरसे से बहुत ही ज्यादा हर्ट होती रही है इन सारे अरसे, तो थोड़ा सा सब्र रखिए और उसका इंतजार कीजिए। ड्यूक हंस देते हैं और कहते हैं, अच्छा तो जब तक वो चाहती है तो मैं इंतजार करने को तैयार हूँ। अगले ही लम्हे जो विवान कहती है वो उसे चौंका देता है। विवान कहती है कि आपके साथ साथ मैं भी इंतजार करने को तैयार हूँ कि रिचर्ड कब आपसे पहली मर्तबा एक बकायदा पोती या नवासी के तौर पर आपसे बात करेगी। तो मैं अभी जाती हूँ, यंग लेडी को जाकर देखती हूँ, और ये कहती वो वहां से चली जाती है।
दूसरी तरफ रिचर्ड भागते भागते सीधा लाइब्रेरी के एक कोने में गोशे में जाके बैठ जाती है और बहुत ही ज्यादा बुरी तरह रोने लग जाती है। विवान वहां पर उसके पास आती है और उससे आके उसका हाल हवाल लेने लगती है, जिस पर रिचर्ड सिर्फ अपनी एक थोड़ी सी निगाह उठाकर उसकी तरफ देखता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। तो विवान आगे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ही ज्यादा शाय हो। रिचर्ड खामोशी से उसकी इन बातों को सुनती रहती है। विवान आगे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम ड्यूक से नफरत नहीं करते, बस तुम अपने इन जज्बातों को मदद नहीं दे पा रहे कि तुम आखिर क्या सोच रहे हो। विवान की इन बातों के जरिए उसके ज़हन में वही बात दोहराने लगती है कि जब विवान से उससे कहा था कि दोस्त एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग अपने जज्बातों को शेयर किया करते हैं, और इस जगह पर उसकी असल हकीकत उसकी असल फीलिंग क्या है वो खुद भी नहीं जानती थी। तो वो उसे ये बात सामने की जानिब कह देती है। विवान का कोई ज्यादा रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि रिचर्ड यही सोच रहा था कि तुम्हें ये जानकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि मैं खुश हूँ या उदास हूँ, लेकिन तुम मेरे अंदर के जज्बात को नहीं समझ पाओगे, ना ही मेरे ग्रैंडफादर के जज्बात को। और ये हमारे अंदर बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल साइड है जो बहुत कम लोगों को समझ आएगी। विवान हैरत भरी निगाह से उसे काफी देर तक तकती रहती है, फिर एक हल्की सी स्माइल हंसती है और कहती है, ऑफ कोर्स, मैं तुम्हारी साइड रहने को तैयार हूँ, तब तक जब तक तुम अपने सारे जज्बात को अच्छे से समझ नहीं लेते। मैं तब तक तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी, तब तक तुम्हें कंफर्ट करती रहूंगी जब तक तुम हंसते हो या रोते हो। मैं तुम्हारे साथ हंसूंगी, तुम्हारे साथ रहूंगी। जब तुम गुस्सा होगे तो मैं भी तुम्हारे साथ गुस्सा होंगी, क्योंकि मैं हर वक्त तुम्हारे साइड तुम्हारे लिए खड़े होना चाहती हूँ। उनकी इस तरह की बातों की वजह से रिचर्ड के दिल में उसके लिए और ज्यादा इज्जत और पसंदीदगी बढ़ जाती है, और वो उसे पहले से कई गुना ज्यादा पसंद करने लगता है। अब उस वाक्य को लगभग 2 महीने गुजर जाते हैं और इन सारे लम्हात के दौरान काफी सारी चीजें हो चुकी थी। अब रिचर्ड काफी ज्यादा अच्छा हो गया था पहले से। रिचर्ड उसको अपनी मैजिकल ट्रेनिंग ग्राउंड में ले गया था, जो कि मेंशन के बिल्कुल बेसमेंट के अंदर है। ना कि उसने उसे अपना मैजिकल ग्राउंड दिखाया, बल्कि उसने अपनी रेयर मैजिकल एबिलिटीज भी उसके सामने दिखाई, जो कि इतने अरसे से वो छुपा के रखा था। इसके बरअक्स उसने उसे अपनी हर तरह की सीक्रेट चीजें बता के रखी, उसके अपनी यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन जो कि वो दूसरों के इर्द गिर्द के सराउंडिंग्स में जो मानव होता है उसको एब्जॉर्ब करता है, वो भी चीजें वो उसे बताता है। हालांकि विवान इन सारी चीजों को जानती थी, लेकिन ये बात उसे बहुत ज्यादा खुश करती है कि अब रिचर्ड दिन ब दिन उसके सामने खुलता जा रहा है और उसके करीब होता जा रहा है, उस पर यकीन होता चला जा रहा है उसे। लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि इतनी अजीब तरीके से चीजें चेंज होंगी। एक दिन वो विवान के साथ मौजूद होता है और एक अजीब सा बेतुका सा सवाल उसे करता है, तुम लड़कों के बारे में क्या सोचती हो? तुम्हें लड़के पसंद है कि तुम उसे नफरत करती हो? लेकिन विवान सामने से कहती है कि मुझे लड़के पसंद नहीं, क्योंकि मैं उनके साथ तुम्हारी तरह खेल नहीं सकती। उसके इस जवाब की वजह से काफी ज्यादा अजीब सा फील कर रही थी रिचर्ड, और ये उसके चेहरे पे भी पता चल रहा था। और उसके इस तासुरात को देखकर विवान रिप्ले जहन में सोचती है, उसे लगता है कि मैं किसी लड़के से शादी करके एक दिन उसको छोड़ के चली जाऊंगी, क्योंकि मैं उसकी इकलौती दोस्त हूँ। ये बात तो लाजिम है कि वो उदास होगी। तो वो अपनी बात को सही से एक्सप्लेन करती है, मैं उनसे इस वजह से नापसंद करती हूँ क्योंकि मैं उनके साथ नहीं खेल सकती जिस तरह मैं तुम्हारे साथ खेल सकती हूँ। मैं उनके हाथ नहीं पकड़ सकती, मैं उस तरह से उनके साथ नहीं खेल सकती जिस तरह तुम्हारे साथ खेलती हूँ। लेकिन उसके इस जवाब की वजह से रिचर्ड और ज्यादा कंफ्यूज लगने लगता है। उसे इसका रीजन तो मालूम नहीं था, लेकिन ये चीजें हर तरह की चीजों को काफी ज्यादा चेंज करती चली गई। लेकिन इससे ज्यादा बड़ा चेंज उस दिन शुरू हुआ जिस दिन बटलर उसको और विवान को दोनों को चाय के लिए बुलाता है। उस दिन बहुत ही ज्यादा तेज जोर शोर से बारिश हो रही थी। हालांकि बटलर ने सिर्फ चाय के बारे में विवान को बताया था, लेकिन सामने से रिचर्ड खुद कहता है कि मैं भी इस जगह पर आपके साथ आना चाहता हूँ। और अब वो ड्यूक से अपनी नजरें नहीं चुराता था, और वो अब एक अच्छी तरह एक फैमिली की तरह एक दूसरे के साथ रहने शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब पहले की तरह ना वो उनसे भागते ना उनसे नजरें चुराते।
बल्कि अब उसकी बातें भी उसके साथ खुलने लगी थी। और अब देखकर यूं फील होता था जैसे कि वो एक ऐसा पर्सन बन गया है जो कि किसी पर्सन के ऊपर रिलाई कर सकता है। और ये बात सोच सोच कर वो काफी ज्यादा रिलीफ फील करती है। और इन्हीं सोचों के साथ वो रिचर्ड के साथ गैलरी से जा रही थी कि खिड़की के बाहर से उसे किसी तरह की सरगोशी सुनाई देती है। किसी तरह की विस्पर सुनाई देती है कि कोई उसे बुला रहा है। वो काफी देर तक उस जानिब देखती है। बाहर तेज बारिश भी हो रही थी और कांच के पीछे से एक बहुत ही बड़ा गहरा जंगल था। वो ऐसा जंगल था जहां पर हर किसी का जाना मुमकिन था, क्योंकि रिसेंटली अचानक वहां से बहुत से मॉन्स्टर अपेयर हुए थे। और इस वजह से हर किसी का वहां पर जाना मना कर दिया गया था। और इसी सोचों से वो काफी देर तक निपटती रहती है। इतने में कोई उसे उसकी सोचों से बाहर निकालता है। तो विमान बताती है कि कुछ ये बात नहीं, बस हो सकता है शायद ये उसकी इमेजिनेशन हो, लेकिन वो उसको यहाँ से इग्नोर कर कर आगे चली जाती है, क्योंकि इस तरह की बातें सुनना काफी ज्यादा अजीब और मायूस गुण था। दूसरी जानिब वो और विवान दोनों के दोनों पहुंच जाते हैं ड्यूक के पास। लेकिन जैसे ही वो रूम में इंटर होते हैं, ड्यूक काफी गौर से उन दोनों को देखने लग जाता है। विवान पहले तो हैरान कि मुझे ये क्यों देख रहे हैं। फिर जैसे ही उसको रियलाइज होता है, वो फौरन से अपना हाथ खींच लेती है, क्योंकि उसने इतनी जोर से रिचर्ड का हाथ पकड़ा हुआ था जिसे कोई भी नहीं पकड़ता। उसकी इस हरकत की वजह से रिचर्ड बहुत ज्यादा हैरान हो गया था। और क्योंकि ये काफी रूड भी था, क्योंकि ड्यूक के सामने कोई भी इस तरह हाथ नहीं पकड़ सकता था। ड्यूक पहले काफी देर तक तो खामोश रहता है और उनको घूरते रहता है। लेकिन फिर बारिश के बारे में बातें शुरू हो जाती हैं कि साउथ की जानिब काफी बारिशें होती है जबकि नॉर्थ की जानिब नहीं होती। और दूसरी तरफ साउथ में इतने खास लोग पसंद करते हैं बारिश को, लेकिन नॉर्थ की जानिब इतना पसंद नहीं करते। तो विमान बताती है कि उसे बारिश बहुत पसंद है, क्योंकि उसकी आवाज से उसको नींद आती है। लेकिन वो इस बात की एक्सपेक्टेशन भी कर रही थी कि ड्यूरिंग फेस्टिवल के दौरान ये बारिश ना हो। जिस पर फेस्टिवल के बारे में ड्यूक उनसे पूछते हैं तो वो बताती है कि हर साल इस जगह पर एक फेस्टिवल रखा जाता है, जहाँ पर लोग डीमन और घोस्ट का कॉस्ट्यूम पहन कर यमी यमी फूड बेचा करते हैं, जो कि उसे बहुत ज्यादा पसंद है। और वो ड्यूक से इस बात की इजाजत भी मांगने लगती है कि वो रिचर्ड के साथ वहां जाना चाहती है। लेकिन उसकी बात पर ड्यूक कहता है, मुझे यकीन है कि रिचर्ड से तुमने ये बात किस तरीके से बनवाई होगी। तुमने उसको बहुत ही बुरी तरह से तंग कर दिया होगा। थोड़ा सा पास्ट का सीन दिखाया जाता है तो हाँ, वाकई में यही काम हुआ था। उसने रिचर्ड के सामने उसे इतना ज्यादा तंग करा था कि वो बिलाकर मान ही गया था। लेकिन सामने से रिचर्ड उस बात को नकार देता है। कहता है कि मैं खुद से जाना चाहता हूँ। तो ड्यूक कह देता है कि ठीक है, अगर तुम्हें जानना पसंद है तो तुम जा सकते हो साथ। लेकिन इसके साथ ही साथ वो विवान से एक बात भी कहता है। वो उसके फादर को ऐसा शेफ असिस्टेंट के तौर पर इस ड्यूक पैलेस में रखना चाहता है, जिस पर उसकी तो आंखें चमक जाती हैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। क्योंकि ड्यूक मैंशन में काम करने वालों की सैलरी एक बेकरी रनर से तो बहुत ही ज्यादा होती है। और इसका दूसरा तरफ ये था कि उसे इतना ज्यादा लंबा वक्त नहीं लगेगा यहाँ पर आने पे, और उसे इतना ज्यादा बड़ा फासला तय नहीं करना पड़ेगा। लेकिन वो फौरन के फौरन इन सारी बातों को नकार देती है, क्योंकि वो जानती है कि उसके फादर की बेकिंग एबिलिटीज कितनी ज्यादा बेकार हैं। लेकिन ड्यू कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे फादर को एक बार उनकी बेकरीज की कोई ना कोई ब्रेड या कोई चीज में चख कर देखूं। और इस बात पे वो भी मान जाती है कि मैं जाके एक बार उनसे पूछूंगी। दूसरी जानिब हमें विवान और उसके फादर दिखाए जाते हैं। विवान बहुत ही ज्यादा हैरान और शौक में थी, क्योंकि उसके फादर ने बेकरी का एक नई मेन्यू उसके सामने रखा हुआ था, जो कि ब्लू कलर की ब्रेड थी। फादर बहुत ही ज्यादा खुशी से बताते हैं कि ये उन्होंने कहीं हर्ब से बना रखा है। विवान तो हैरत ज्यादा उनको इस तरह उठा के देख रही थी जैसे कि कोई गंदी सी चीज हो। जिस पर वो कहती है कि मुझे तो लगता है कि इसे खाकर जरूर लोगों की भूख मर जाएगी। और एज एक्सपेक्टेड जैसे ही वो खाती है तो उसको इसका जायका बहुत ही ज्यादा गंदा और बेकार लगता है। जबकि उसके फादर खुशी से नूनहार ना हो जा रहे थे कि वो बेइंतहा लजीज और अच्छी चीजें बनाते हैं। लेकिन इसी के दौरान वो एक ऐसी बात करती है जिससे उसके फादर वहीं फ्रीज खड़े रह जाते हैं। वो कहती है कि सरवाइव करने के लिए इस तरह की घटिया चीजें खानी जरूरी है। वो वहीं पर फ्रीज हो जाते हैं।
ویوان معلوم تھی کہ وہ کافی زیادہ ہارش ہو چکی ہے، لیکن دوسری جانب وہ اپنی بات کو پلٹتے ہوئے کہتی ہے کہ کیوں نہ آپ ڈیوک ایئر لائن کے اندر نوکری کر لیں ایز اسسٹنٹ کے طور پر۔ انہوں نے مجھ سے یہ بات کہی ہے کہ میں آپ سے پوچھوں۔ جیسے ہی ڈیوک مینشن کی بات آتی ہے، ان کے ایکسپریشن بہت ہی زیادہ کولڈ ہو جاتے ہیں اور وہ سامنے سے سیدھا منع کر دیتے ہیں کہ میں اس جگہ پر بالکل بھی نہیں جاؤں گا۔